नमस्कार, सलाम सभी का स्वागत एक और सूचना और अपडेट के साथ। और आज है 16 नवंबर 2022 और आज से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लगभग सुबह 9 या 10 बजे आप लोगों के इंटरव्यू होंगे और उससे पहले आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर। वीडियो का संबंध है पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू का शेड्यूल तो आपको मालूम ही है, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंट्स सिनॉप्सिस के विषय में करनी है आपसे बातचीत। तो आपको अगर कुछ जानना हो, समझना हो डॉक्यूमेंट और सिनॉप्सिस को लेकर, तो वीडियो छोटा सा होगा, देख लीजिएगा और हो सकता है किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। पहली बात, इंटरव्यू 100% ऑफलाइन माध्यम से होने वाला है। दूसरी बात, इंटरव्यू देने जाना है आपको और वापस भी आना है, तो आने जाने की व्यवस्था और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने जो भी क्लास पास कर रखी है, 10th करी होगी, 12th भी की होगी, बीए भी किया होगा, एमए भी किया होगा, एमफिल भी किया होगा, जो भी किया होगा या जो नहीं भी किया होगा, जो किया होगा उसी का डॉक्यूमेंट, डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा। फ़ोटोकॉपी करवा कर भी, ओरिजिनल भी। आईडी प्रूफ भी साथ रखिएगा। आईडी प्रूफ से मतलब जिससे साबित हो सके कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले नागरिक हैं। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा होगा उसका प्रिंट आउट रखिएगा, कंफर्मेशन पेज को रखिएगा, फीस सबमिट करने का प्रूफ रखिएगा। आपने यदि एंट्रेंस दिया है उसका एडमिट कार्ड रखिएगा, एंट्रेंस पास किया है उसका प्रूफ रखिएगा। यदि आप एग्जाम्प्टेड थे प्रवेश परीक्षा से, उसका प्रूफ रखिएगा। आप यदि किसी विशेष कैटेगरी के विद्यार्थी शोधार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उसका प्रूफ रखिएगा। SC ST OBC PWD EWS माइनॉरिटी और कौन सा था, नॉन क्रीमिलियर, अगर इसके कोई प्रावधान है तो इसके प्रमाण पत्र अपने पास रखिएगा। ठीक है, ये सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा यदि आपके पास JRF SF JRF NF नेट SRF RJNF MNF ICHR ICPR ऐसे बहुत प्रकार के प्रमाण पत्र स्कॉलरशिप होते हैं। यदि जो भी आप उसमें योग्य हैं, यदि आपके पास हैं, उसको भी साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपने यदि NCC NSS ECA में किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल हुए हैं, उसके यदि प्रमाण पत्र हैं उसको भी साथ लेकर जाइएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट का लाभ आपको इतना नहीं होगा कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन हाँ, एडमिशन होने की संभावनाएं बढ़ ज़रूर जाएंगी। ठीक है, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं तो लेकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि पीएचडी के इंटरव्यू के बाद तो कहीं आपको दिखाने नहीं होते हैं। तो पीएचडी लास्ट है, इसको दिखाइएगा ज़रूर, साथ में लेकर जाइएगा। बहुत ज़रूरी चीज़, सिनॉप्सिस। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं, बेशक उनकी फ़ोटोकॉपी है, लेकिन सिनॉप्सिस नहीं है, तो वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने का कोई आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सिनॉप्सिस बहुत ध्यान से बनाइएगा और उसको लेकर जाइएगा। पीपीटी लेकर नहीं जाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन और जो PDF फाइल आई थी वेबसाइट पर, उसमें कहीं लिखा नहीं था कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPT बनाकर लेकर जाना है। लेकिन यदि आपको यूनिवर्सिटी या विभाग की तरफ से कोई ईमेल या फ़ोन या मैसेज आया है कि PPT भी लेकर जानी है, तो ही लेकर जाइएगा, नहीं तो केवल सिनॉप्सिस बनाकर लेकर जाइएगा। अब आते हैं सिनॉप्सिस पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिनॉप्सिस का माध्यम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा या कोई अन्य भाषा होगा, इसकी जानकारी आपको अपने उस विभाग से लेनी होगी जहां आपका साक्षात्कार होना है, और आप इसकी जानकारी पूर्व में ही ले चुके होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं। एक और बात कि सिनॉप्सिस को बहुत लेंथी मत बनाइएगा, क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट तो बहुत हो गया आपके इंटरव्यू चलेंगे, और आपने लिख दिया 20 पेज का सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव, और उन 20 पेज में से यदि आप 5 पॉइंट भी अच्छे से प्रस्तुत ना कर पाए तो सिनॉप्सिस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ बातों को मैं बताऊंगा। यदि आपने इन बातों को शामिल किया है अपने सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, घबराना उसी को पड़ेगा, यह घबराने की नौबत आपके समक्ष तभी आएगी कि जो आपने अपने शोध प्रस्ताव यानी कि सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल में लिखा है, उसको आप यदि अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि नकल मार के, कॉपी पेस्ट करके, गूगल से उठाकर, विकिपीडिया से हम डेटा तो ले लेते हैं, लिख भी देते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन देना है ना आपको, क्योंकि सिनॉप्सिस का मतलब ही होता है प्रेजेंटेशन। आपको अपनी विद्वता और अपनी लेखन की क्षमता एंट्रेंस में दिखा चुके हैं, अब आपको अपनी वाक क्षमता को
प्रस्तुत करना होगा कि आपकी स्पीच थेरेपी या स्पीक की स्पेशलिटीज क्या है। अब आते हैं सिनॉप्सिस के पॉइंट पर। सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट होती है आपका विषय, यानी कि टॉपिक क्या है आपके शोध प्रस्ताव का, उसको अच्छे से मेंशन करके लिखिएगा और ज़्यादा लेंथी विषय को मत चुनिएगा। 5 शब्द या फिर 1 लाइन, ऐसे तो 1.5 लाइन का बनाइएगा और 5 शब्द से बढ़ाने हों आपको 8, 10 या 15 शब्दों तक कर लीजिएगा। 15 शब्द का मतलब होता है 1 से 1.5 लाइन, ठीक है। ज़्यादा लेंथी मत करिएगा, चाहे आपका विषय हिंदी में हो या अंग्रेजी भाषा में हो या फिर उर्दू में हो, ठीक है। अन्य भाषाओं की मुझे जानकारी नहीं है। अब आते हैं सिनॉप्सिस के विषय पे लिखने के बाद में अंदर के कंटेंट पर, इसको हम बोलते हैं सिनॉप्सिस का डिजाइन कैसे करेंगे, शोध का प्रारूप क्या रहेगा, संभावित प्रयास शोध का। पहला रखिएगा प्रस्तावना, जिसको हम बोलते हैं भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। इस भूमिका प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को आधे पेज या फिर 1 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा। कोशिश करके 1 पेज में ही समाप्त कर दीजिएगा और क्या लिखना है इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। आप शोध किस विषय पर करना चाहते हैं, शोध किस प्रकार से करेंगे, शोध क्यों करना चाहते हैं और शोध कैसे करेंगे, ठीक है। रिपीट मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन भूमिका लिखने के बाद में अगले बिंदु पर आएंगे, इसको बोलते हैं कल्पना या पराकल्पना, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। यदि आपका विषय मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटिव रिसर्च है तो इस हाइपोथेसिस कल्पना वाले पॉइंट को लिखना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और बात, यदि आपका रिसर्च मात्रात्मक दृष्टि से है तो कंक्लूजन लिखना भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार, यानी कि कई लोग होते हैं इसको मेंशन कर, लेकिन यदि आपका शुद्ध मात्रात्मक है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक और बात मैं इंक्लूड कर दूं, बीच में रोक रहा हूं दूसरे पॉइंट को। यदि आप सोशल साइंस के अंतर्गत यदि आप स्टैटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, सोशल साइंस के सोशल वर्क, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स के स्टूडेंट हैं, मेल या फीमेल जो भी है, तो हाइपोथेसिस से बचिएगा और अपने रिसर्च को क्वांटिटिव ज़्यादा रखिएगा और अगर हो सके तो क्वांटिटिव कंपेरेटिव बनाकर अपने हाइपोथेसिस डिजाइन कीजिएगा। आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इंटरव्यू में भी और आपके सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो भी जाएंगी। हाइपोथेसिस पे थे हम लोग। हाइपोथेसिस में आपको क्या बताना है इसको सुन लीजिए कि आप अपने जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगी उसकी संभावित रूपरेखा क्या क्या हो सकती है, उसका क्षेत्र क्या क्या हो सकता है, उसकी सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र, आपकी सीमाएं और आपकी रूपरेखा जो अपने हाइपोथेसिस में आप बताएंगे उसी के आधार पर आपको अपनी मेथोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चंस, चैप्टराइजेशन डिजाइन करने हैं। कैसे करने होंगे मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन हाइपोथेसिस बहुत ध्यान से लिखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा और 1 पेज में इसको आप खत्म कर दीजिएगा। खत्म मतलब समाप्त कर दीजिएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस का अगला पॉइंट पे हम चलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसर्च मेथोलॉजी, यानी कि शोध की आपकी प्रविधि क्या रहेगी। जैसे कि आपको बताया कि आपका शोध मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके अंतर्गत भी आप अपना विषय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखना चाहते हैं, धार्मिक पर या फिर राजनीतिक पर या आर्थिक पर या सांस्कृतिक पर या तुलनात्मक, ये आपको तय करना है। प्रविधि 2 रहेंगी, मात्रात्मक या गुणात्मक, किसी एक का चयन करिएगा और उसमें क्षेत्र क्या रहेगा, आपका पॉइंट क्या रहेगा, उसको मैंने आपको बताया। 4-5 दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, जो आपको रखना हो वो रखिएगा, ठीक है। खासकर इन पॉइंट्स को सोशल साइंस के विद्यार्थी या ह्यूमैनिटी के विद्यार्थी ज़्यादा रखते हैं और उसको प्रस्तुत भी करते हैं। ये आपका हो गया प्रविधि यानी कि मेथोलॉजी। अब आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। आप जिस विषय पर शोध करेंगे या करेंगी उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, आप किन वजहों से इस विषय पर शोध करने के इच्छुक हैं और आपके उद्देश्य क्या क्या हैं, इन बातों को आपको लिखना है। और उद्देश्य को जब लिखेंगे तो इन बातों का ख्याल रखिएगा कि आपके उद्देश्य टू द पॉइंट होने चाहिए। उद्देश्य अगर 5 हैं तो 5 लाइनों में उनको समाप्त कर दीजिएगा। उद्देश्य को डिफाइन करने की, डिस्क्राइब करने की, विवरणात्मक रूप से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिनॉप्सिस यानी कि शोध प्रस्ताव में आपके उद्देश्य 5 होंगे तो 5 लाइन, 2 होंगे तो 2 लाइन, लेकिन हाँ दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस जो इंटरव्यू होंगे ना आपके, उस इंटरव्यू का लगभग 50% हिस्सा
इन्हीं उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपके जो उद्देश्य होंगे उन्हीं उद्देश्यों के आसपास की प्रविधि और परिधि के अंतर्गत आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब किए जाएंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य के बाद अब चलते हैं रिसर्च के क्वेश्चन पे, यानी कि आपके सिनॉप्सिस का अगला पॉइंट होगा आपके शोध प्रस्ताव के संभावित सवाल क्या है, यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस क्या है। तो आपको अपने उन सवालों को भी मेंशन करना होगा, टू द पॉइंट करना होगा, 1 2 3 4 5 जो भी आपके हैं, कि जिन सवालों के जवाब अपने शोध विषय के माध्यम से आप विभाग, विश्वविद्यालय, समाज और देश को देना चाहते हैं। क्योंकि हम किसी विषय पर शोध क्यों करते हैं, किन समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं, ये तो हमारे दिमाग में इन बातों को क्लियर कर लेना ही जरूरी होता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करने से पहले नहीं, फॉर्म भरते वक्त। क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं किसी विषय का, पीएचडी का, हमारे मन में एक टॉपिक भी होता है, एक विषय होता है, एक संभावना होती है, एक मुद्दा होती है, समस्या होती है, जिसका हम भविष्य में समाधान देना चाहते हैं सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी को डेवलप करने में हमारे रिश्ते का थोड़ा सा योगदान हो सके, ऐसी हमारी दृष्टि, हमारी सोच होती है। ठीक है, तो आपके स्कूल के क्या प्रश्न होंगे इसको भी अच्छे से लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, पॉइंट्स को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो गया, मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन और मैं ये भी जानता हूँ, देखिए 16 नवंबर से इंटरव्यू है, हो सकता है कई बच्चों का मिस हो गया हो वीडियो, क्योंकि मुझे भी जानकारी देर से ही मिली, क्योंकि दिमाग से डेट मिस हो गई थी। मुझे लगा इंटरव्यू 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेकिन मालूम नहीं था कि इंटरव्यू 16 से स्टार्ट, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक लिखिएगा अपना, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं सब कंटेंट, पहला प्रस्तावना यानी कि आपकी भूमिका या इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका कल्पना, पराकल्पना या हाइपोथेसिस, तीसरा आपका रिसर्च मेथोलॉजी, इसको बोलते हैं शोध की प्रविधि, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अपने शोध के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शोध के प्रश्न यानी कि रिसर्च क्वेश्चन। अब आते हैं अगले बिंदु पर, इसको हम बोलते हैं आपके शोध विषय की क्या संभावित प्रासंगिकता है यानी कि रेलेवेंस है। ये ज़रूरी पॉइंट नहीं है, कई लोग लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते, नहीं भी लिखेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, और लिख देंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं वर्तमान में, वर्तमान सिनेरियो में यानी कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, या देश के अंदर भी या विश्वविद्यालय में भी कितना महत्व रखता है ये विषय, इसकी क्या उपयोगिता होगी वर्तमान दौर में, या भविष्य में भी इस विषय पर काम करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इन बातों का आपको समझ करना होगा अपने अगले पॉइंट में, इसको बोलते हैं शोध विषय की प्रासंगिकता। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष और महत्व मत लिखिएगा, ये लिखते हैं पीएचडी के एडमिशन होने के बाद जब आप सिनॉप्सिस डिजाइन करेंगे, तब सिनॉप्सिस 2 टाइप्स के होते हैं, भविष्य में आपको बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ सिनॉप्सिस किस किस टाइप्स के लिखे जाते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया अपना, क्या लिखा आपने, प्रासंगिकता। अब आते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और बचे हैं, तो 4 पॉइंट, 4 बचे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं, आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं उस विषय से संबंधित क्या आपने कुछ किताबें पढ़ी हैं, क्या आपने कोई आलेख, शोधालेख पढ़े हैं, क्या आपने अब किसी प्रकार की कोई मैगजीन का आंखों देखा हाल कुछ देखा है, कोई मैगजीन पढ़ी वगैरह है, वेबसाइट पे कुछ सर्च किया है, यानी कि आपने अपने शोध विषय की भूमिका हो, प्रस्तावना हो, इंट्रोडक्शन हो, उद्देश्य हो, प्रश्न हो, इन सब के लिए सामग्री आपके दिमाग में कहाँ से आई है और आप इस विषय पर काम क्यों करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या आपने साहित्य, लिटरेचर या ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन किया है, उन सभी को समाप्त करते हुए अगले बिंदु को तैयार करना है सिनॉप्सिस में, जिसको लिखा जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्यिक पुनः समीक्षा। इसमें आपको बताना होगा कि आपने किन किन किताबों का अध्ययन किया है, किस किस प्रकार के आलेख या आर्टिकल्स पढ़े हैं, क्या क्या पूर्व में इस विषय पर या इस विषय से संबंधित कोई रिसर्च कार्य हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय आपको देना होगा, और ये मैंडेटरी पॉइंट होता है, इसके बिना सिनॉप्सिस 0 समझा जाता है, इसी को बोलते हैं साहित्यिक समीक्षा। इस वाले पॉइंट को आप प्रासंगिकता से पहले भी लिख सकते हैं और प्रासंगिकता के बाद भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में अगला बिंदु होता है, इसको बोलते हैं कि आप जिस विषय पर काम करेंगे आने वाले 5 6 7 सालों 8 सालों में, तो उस पीएचडी वाले विषय की या पुस्तक की जो बनाएंगे उसके संभावित चैप्टर क्या होंगे, संभावित अध्यायकरण, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आपके रिसर्च में 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, कम से कम 5 तो जरूर रखिएगा, तो उन सभी का नाम लिखना होगा आपको। चैप्टर 1 उसका
पूरा नाम क्या है, एक लाइन में जो भी है। चैप्टर 2 उसका पूरा नाम क्या है। मान लीजिए आपने पहले दे दी भूमिका, फिर दे दिया आपने प्रस्तावना, फिर दे दिया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर आपने दे दी उसकी समीक्षा, फिर उसकी व्याख्या कर दी, एनालिसिस कर दिया, ऑब्जर्वेशन कर दिया, कंक्लूजन कर दिया, रेलेवेंस कर दिया, और फिर आपने अपने विचार उसमें रख दिए। ये सब होता है चैप्टराइजेशन। इस चैप्टराइजेशन को लिखने के बाद में 2 पॉइंट और बचे हैं। उसका सेकंड लास्ट पॉइंट है सिनॉप्सिस, को बोलते हैं उपसंहार यानी कि कंक्लूजन। और उसके बाद का सिनॉप्सिस का अंतिम पॉइंट है, हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सूची, इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। इस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। बिब्लियोग्राफी को जब लिखते हैं किसी भी सिनॉप्सिस में, तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं उस विषय से संबंधित जो आपने सामग्री, कंटेंट, डेटा कहीं से कलेक्ट कराया है, उसमें से मुख्य डेटा कौन सा है, यानी कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से हैं, उसकी अलग से लिस्ट बनाइएगा। फिर उसी बिब्लियोग्राफी में सेकंड वाले पॉइंट में लिखिएगा कि इसके अंदर आपकी सेकेंडरी यानी कि गौण स्रोत क्या क्या है। सेकेंडरी सोर्स क्या है, अलग लिस्ट। प्राइमरी सोर्स क्या है, अलग लिस्ट। प्राइमरी सोर्स को प्राथमिक डेटा बोलते हैं या प्राथमिक स्रोत बोलते हैं, और सेकेंडरी सोर्स को द्वितीयक डेटा या फिर सेकेंडरी सोर्स को या हम गौण स्रोत भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अपनी बिब्लियोग्राफी में, संदर्भ सूची में आप बहुत से काम करते वक्त कई प्रकार के इंटरनेट से सामग्रियों का यूज़ करते हैं, कई प्रकार की वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, तो उन सभी वेबसाइट्स के नाम और लिंक भी आप मेंशन करिएगा। इसी के साथ साथ हम अपने रिसर्च को करते वक्त में कई प्रकार के मैगजीन्स का, कई प्रकार के आर्टिकल्स का, कई प्रकार के सरकारी रिपोर्ट्स का भी हवाला देते हैं, उनकी भी लिस्ट बनाइएगा। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की या विद्यालयों की पुस्तकालयों का भ्रमण भी करते हैं। कई प्रकार के हमको साक्षात्कार भी लेने पड़ते हैं, यदि ऐसा संभावित लगता है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी वाले पॉइंट को अच्छे से बनाइएगा और कम से कम 1 पेज का बिब्लियोग्राफी ज़रूर बनाइएगा। 15, 20, 25 जितने भी किताबों के नाम देने हैं, आर्टिकल्स के नाम देने हैं, मैगजीन्स के नाम देने हैं, ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, बिब्लियोग्राफी में जिन किताबों की, जिन बुक्स की आप लिस्ट देंगे और जो भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, ध्यान से सुनेगा दोनों बातों को, जिन भी किताबों का जिक्र करेंगे बिब्लियोग्राफी संदर्भ सूची में, और जिन भी किताबों का या रिसर्च का रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, इनसे संबंधित सवाल भी आपके शोध में के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाएंगे। जो इंटरव्यू होगा ना पीएचडी का आपका आज से, उसके अंदर भी आपके चैप्टराइजेशन से, बिब्लियोग्राफी से, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, और आपके ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं, और आपने इसी विषय का चयन, इसी विषय को चूज क्यों किया पीएचडी में काम करने के लिए, इससे संबंधित सवाल 100% किए जाएंगे। इन बातों का ख्याल रखिएगा। 2 मिनट आपसे और लूँगा, लगभग 20 मिनट का वीडियो हो चुका होगा। और साथ ही साथ में इंटरव्यू के जाते वक्त में आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा, आपको केवल अपना एकेडमिक इंट्रोडक्शन देना है। घर परिवार फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताना है। अगर पूछें तो ही बताइएगा, नहीं तो जब आपसे कहें कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, तो सबसे पहला दायित्व ये आपका ये बनता है, आप एक रिसर्च के रूप में एडमिशन लें तो आपको अपना एकेडमिक परिचय देना है। आप किसी मंच पर भाषण या डिबेट करने नहीं गए हैं, अपना परिचय देने गए हैं। और परिचय देने की एक कला, एक शैली, एक प्रेजेंटेशन, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपकी वाक क्षमता का परीक्षण है ये इंटरव्यू, याद रखिएगा। जब हम किसी को प्रपोज करने जाते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के पास जाएंगे, मेल हैं तो फीमेल के पास जाएंगी। तो जिस प्रकार हम किसी को प्रपोज करते हैं ना, उसी प्रपोज को आप प्रस्ताव समझिए, प्रपोजल। किसी को प्रपोज करने जाते हैं हम लोग, गुलाब लेकर, लेटर लेकर, बहुत सी तैयारी करते हैं हम लोग। आसपास का माहौल देखते हैं, सामने वाले का दृष्टिकोण देखते हैं, उसने पसंद किया तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, ना पसंद किया तो उस प्रपोज को ही यहाँ प्रपोजल लेकर चलिएगा। पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, अपना 101% दीजिएगा। और आने के बाद इंटरव्यू में ये ना लगे आपको कि मैं अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, दिमाग में बहुत कुछ था, मैं कह नहीं पाया, कह नहीं पाई। उतना ही शोध प्रस्ताव लिखिएगा जितना आपको लगता है कि आप कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं, जो कुछ भी मैंने आपको बताया अपने पूर्व के अनुभव से, यूट्यूब से डेटा ले लेकर, बच्चों के एक्सपीरियंस से, तो मैंने उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए आपके पास कुछ सुझाव, कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक डिसलाइक करने का अधिकार केवल आपका है। ना ही मेरा आपसे कोई निवेदन है, ना ही आपसे कोई अपील है। अगले वीडियो में बात करेंगे पता नहीं किस विश्वविद्यालय की। आप किस विश्वविद्यालय के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात और मैं बता दूं, आप मुझे कमेंट करके इतना बता दीजिएगा कि आपका इंटरव्यू किस विभाग में है, ताकि मुझे मालूम तो चले कि मेरी ऑडियंस में अधिकांश बच्चे साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटी के प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं। ठीक है, तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षात्कार के लिए, अपनों का और अपना परिवार का और प्रकृति का, पुस्तकों का और हम सब के प्रिय शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, स्वीकार करिएगा। जय हिंद, सलाम।